हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में आज आपका पुनः एक बार स्वागत करता हूं। बच्चों, आज जो है हम क्लास 10th का नया टॉपिक लेके आए हैं और इसमें हम पढ़ेंगे कि फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में जो रिलेशन होता है F=R/2 यह कैसे आता है और इसके लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं। ठीक है, कभी कभी बोर्ड्स में पूछ लिया जाता है, आपका डेरिवेशन तो नहीं आता इसका कि आप प्रूफ कीजिए कि F=R/2, लेकिन ये पूछा जाता है कि F=R/2 मतलब किस तरह के मिरर के लिए अप्लीकेबल है। फॉर लार्ज अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर, क्या बड़े मिरर के लिए, क्या ऐसा मिरर जिसका अपर्चर बड़ा हो, क्या ऐसा मिरर जिसका अपर्चर छोटा हो, तो किस तरह के मिरर के लिए यह फार्मूला अप्लीकेबल है, इसको भी हम लास्ट में देखेंगे। और इसके बाद इस डेरिवेशन के जस्ट बाद हम पढ़ेंगे कि इमेज फार्मेशन के रूल्स क्या हैं। रूल्स ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से जो हम इमेज का फार्मेशन पढ़ते हैं बच्चों, उस इमेज के फार्मेशन में हमको 2-3 रूल जो है जानना पड़ेगा। और वो रूल यदि आप जान गए तो ये मान जाइए कि आपका जो इमेज फार्मेशंस के जो मतलब इमेज फार्मेशन किया जाता है डिफरेंट प्लेस पर ऑब्जेक्ट को रख के कॉन्केव या कॉन्वेक्स मिरर में, तो वह आप ना आसानी से बना लेंगे। उसको आपको जो है याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि हम किधर से रे ड्रॉ करें तो किधर जाके इमेज का फार्मेशन होगा। तो बने रहिए वीडियो में, क्योंकि आज जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और साथ में जो है आज कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है बच्चों, क्योंकि उसमें जो है इमेज फार्मेशन में कभी कभी पूछ लेता है कि ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखें या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखें या बिहाइंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखें तो इमेज का फार्मेशन कहाँ होगा। तो उस तरह से आज हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आपको पूरा जो है पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, एक हम सिस्टम में लेके उसको चलेंगे कि आपको जो है याद रखने में दिक्कत ना हो। तो हम आज इसका प्रूफ देख लेते हैं पहले कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये क्या है बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल। ये तो पहले बता दिया गया है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर ए सी और ये पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकल लेंथ क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू पोल, फोकस से पोल के बीच का डिस्टेंस होता है फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक लाइन आपको ए बी दिख रही होगी इस तरह से, ये दिख रही है बच्चों, ये ए बी, ये इंसिडेंट रे है और ये इंसिडेंट रे है और ये जो एफ बी है यह रिफ्लेक्टेड रे है। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये एक्स एक्स डैश जो बच्चों यहाँ पर है, ये एक्स एक्स डैश इस तरह से ये प्रिंसिपल एक्सिस है बच्चों। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो इस पर कहीं पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, यदि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं पर है बच्चों तो यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो लाइन सी भी गई है यह नॉर्मल है। जैसे किसी भी कर्वेचर के ऊपर या मिरर के कर्वेचर के ऊपर यदि आप सेंटर से कोई लाइन ड्रा कर रहे हैं, सेंटर से यदि आप उस पर लाइन ड्रा कर रहे हैं बच्चों यहाँ सेंटर से, तो ये जो है यहाँ पर परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो यहाँ जो है एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और ये सी बी जो है वो नॉर्मल है। तो ये जो सी बी है यहाँ पर सी बी, ये सी और यहाँ पर बी जो है बच्चों, ठीक है, यहाँ ये जो बी है यहाँ से ऐसे मिला दीजिए, ये जो सी बी है आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें सी बी, हम इसको अलग बना लिए, ए बी इंसिडेंट रे और ये जो है सी बी नॉर्मल है और ये इधर से कहीं से रिफ्लेक्टेड रे गया है, ये रिफ्लेक्टेड है कहीं से इधर से गया है। तो ये जहाँ से गया है ये फोकस से होकर गया है। तो ये जो एंगल है बच्चों ये एंगल आई है। अब देखिए कि यदि हम इसको न ड्रा करें, बस इसको ही देखें, तो ये एक्स एक्स डैश और ए बी पैरेलल लाइन है। यदि ये दोनों पैरेलल हैं तो ये बी सी क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। अब बी सी यदि ट्रांसवर्सल लाइन है तो बच्चों तो ए एंगल और ए एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में क्या होता है, बराबर। इसको हमने अल्फ़ा नाम दिया है, तो आई अल्फ़ा के बराबर है। क्यों बराबर है, क्योंकि यह अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है बच्चों, क्यों, क्योंकि ए बी जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो यह लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल लाइन है बी सी, और ट्रांसवर्सल है तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। तो ये आपस में क्या होगा, ये आपस में बराबर होगा। तो इसको आप यहाँ पर लिखिए। ठीक है, कैसे इसको प्रूफ करेंगे ज़रा देखते हैं। इसमें आप प्रूफ जब करेंगे बच्चों तो प्रूफ में देखिए आप क्या लिखेंगे कि ए बी पैरेलल है। ए बी किसके पैरेलल है, एक्स एक्स डैश के। ठीक है, एक्स एक्स डैश के पैरेलल है ए बी। और बी सी ये क्या है, बी सी इज ए ट्रांसवर्सल लाइन। बी सी क्या है बच्चों, बी सी इज
अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन। यदि BC ट्रांसवर्सल लाइन है बच्चों तो हम क्या लिख सकते हैं कि एंगल आई अल्फा के बराबर होगा। यहाँ देखिए एंगल आई अल्फा के बराबर होगा। यह क्यों है बराबर? क्योंकि यह क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा आप देखिए कि एंगल आई आर के बराबर होगा क्योंकि BC नॉर्मल की तरह भी काम कर रहा है। ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है तो ये नॉर्मल की तरह भी काम कर रहा है। यदि नॉर्मल की तरह काम कर रहा है तो आई आर के बराबर होगा। तो एंगल आई जो है वह एंगल किसके बराबर है? आर के बराबर है। और इस एंगल आई आर क्यों बराबर है? क्योंकि यह लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल आपस में बराबर होता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्लेक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग आई आर के बराबर है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2। अब आई अल्फा के बराबर भी है, आई आर के बराबर भी है, तो ये LHS इसका बराबर है, तो ये आपस में बराबर होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड अल्फा इज इक्वल टू आर लिख सकते हैं। अल्फा किसके बराबर हो गया बच्चों? आर के बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर। अब अल्फा जो है आर के बराबर हो गया, तो यहाँ पर देखिए बच्चों ये सी है, यहाँ पर पॉइंट क्या है? यहाँ पर पॉइंट बी है ना। और यहाँ से एक ए इंसिडेंट और ए रिफ्लेक्टेड रे, ए रिफ्लेक्टेड रे है। यहाँ पर क्या है? एफ। तो यहाँ एफ है तो ए एक ट्रेंगल बन गया। ये देखिए ए आपका एक ट्रेंगल बन गया। कौन सा? ये वाला, ये देखिए ए वाला ट्रेंगल। ठीक है, ये वाला ट्रेंगल देखिए बच्चों। इस वाले ट्रेंगल में आप देखिए कि ये एंगल आर और ए एंगल अल्फा। कौन सा? CBF, CBF एक ट्रेंगल है, CBF एक ट्रेंगल है। तो इस ट्रेंगल में ए एंगल क्या है? ए एंगल है आर और ए एंगल क्या है? अल्फा। और ये दोनों आपस में क्या है? बराबर। देख लीजिए अल्फा आर के बराबर है। तो अल्फा के सामने का साइड AFB, ये वाली साइड FB, और इसके सामने का आर के सामने का ये साइड CF, ये आपस में बराबर होगा। FB CF के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये एंगल आपस में बराबर है। तो ये ट्रेंगल का एक थ्योरम है और वो ट्रेंगल के थ्योरम के अकॉर्डिंग यदि किसी ट्रेंगल के दो साइड आपस में बराबर हैं इस तरह से, ये देखिए यहाँ पर है C, यहाँ पर है B और यहाँ पर है F, तो ये है क्या आपका R और ये क्या है अल्फा, ये बराबर है। तो R के सामने का ये साइड CF और इसके सामने का ये साइड FB आपस में बराबर होगा क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन ट्रेंगल CBF, ठीक है, CBF में हम क्या लिख सकते हैं? CF इज इक्वल टू FB। क्यों? क्योंकि एंगल आर अल्फा क्या है? एंगल अल्फा जो है एंगल आर के बराबर है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब दूसरा कि यदि हम ये मान लें कि ये अपर्चर बहुत छोटा है, बहुत छोटा अपर्चर है बच्चों, तो बहुत छोटा अपर्चर है तो इस वाले लाइन को देखिए FB और ये FP, यदि अपर्चर बहुत छोटा हो जाए इस तरह से, ठीक, ये अपर्चर हम बहुत छोटा ले लें तो ये जो गया है आपका FB और ये FP ये आपस में बराबर हो जाएगा। FB और FP आपस में बराबर हो जाएगा। यदि स्मॉल अपर्चर की बात करें, बहुत छोटे अपर्चर की बात कर लें, ऐसे यहाँ पर B ले लीजिए, तो फॉर स्मॉल अपर्चर ये FB FP के बराबर हो जाएगा। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे क्योंकि एकदम नियरली यदि ये जितना छोटा होगा ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, और परपेंडिकुलर बन जाएगा तो ये आपस में क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। तो फॉर स्मॉल अपर्चर क्या लिख सकते हैं? FB इक्वल टू FP, FB इक्वल टू FP, या तो आप ऐसे लिख सकते हैं, हाँ, FP इक्वल टू FB। ये इक्वेशन नंबर 5 हो गया। अब देखिए 4 और 5 में देखिए FB क्या है बच्चों? FB और FB दोनों के RHS में FB है, तो CF किसके बराबर होगा? FP के। तो फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ में आप देखिए क्या लिख सकते हैं? CF किसके बराबर हो गया? FP के बराबर हो गया। तो ये आपका CF FP कहाँ है? CF ये देखिए और FP आपस में बराबर हो गया, मतलब ये CF यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, ये CF ये वाला
और यहाँ से लेके यहाँ तक AFP आपस में क्या हो गया बराबर। तो CF यदि FP के बराबर हो गया यानी F क्या है मिड पॉइंट हो गया। तो F मिड पॉइंट हो गया बच्चों। तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि CF इज इक्वल टू FP है। नाउ F इज मिड पॉइंट, क्या हो गया F क्या हो गया बच्चों मिड पॉइंट हो गया। ठीक, मिड पॉइंट हो गया किसका CP का, मिड पॉइंट ऑफ CP का मिड पॉइंट हो गया। CP का CF और FP बराबर हो गया। तो अब CP इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक वो पूरा CP को क्या लिख सकते हैं CF प्लस FP, CF प्लस FP। ठीक है, और CF किसके इक्वल है FP के इक्वल है। यहाँ पर देखिए CF FP के इक्वल है। तो इस CF के जगह आप FP पुट कर सकते हैं। तो FP प्लस FP हो गया, क्या हो गया 2FP इज इक्वल टू CP। और ये जो CP है वो क्या है बच्चों R। तो यहाँ पर 2 इंटू CF FP क्या है हमारा F फोकल लेंथ। तो R इज इक्वल टू 2F, या तो आप क्या लिख सकते हैं F इज इक्वल टू R/2। ये रिलेशन हमको मिला। फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या होता है आधा। यदि रेडियस ऑफ कर्वेचर बच्चों 10 है तो फोकल लेंथ कितना होगा 5। ठीक है, फोकल लेंथ 5 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा 10। तो यह कब अप्लीकेबल है, तो यहाँ पर हम क्या माने हैं कि फॉर स्मॉल अपर्चर, फॉर स्मॉल अपर्चर के लिए अप्लीकेबल है कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा जब स्मॉल जो है अपर्चर क्या होगा बहुत छोटा होगा। मतलब हमारे मिरर का अपर्चर यदि बहुत छोटा होता है तो उस केस में हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के का आधा होता है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि कैसे इसका सॉल्व किया। डेरिवेशन तो इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन कैसे आया ये आपको जानना ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि आपके याद कर लेने से जो है बोर्ड तक तो काम चल जाएगा लेकिन बोर्ड के आगे जब आप जाएंगे तो ये कैसे आया ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए। तो ये कब आया और इसका कंडीशन ये है कि अपर्चर जब छोटा होगा तभी यह फार्मूला क्या है वैलिड होगा। आगे हम पढ़ते हैं इसमें रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर के द्वारा जो है वह इमेज फार्मेशन के लिए हमको कौन कौन से रूल जानने ज़रूरी है। इमेज फार्मेशन हम पढ़ेंगे और उसमें जो है इमेज जब हम फॉर्म करेंगे डिफरेंट प्लेस पर ऑब्जेक्ट को रख के, तो उसमें कौन कौन से रूल हैं जिनको जानना ज़रूरी है इमेज फार्मेशन के लिए। क्योंकि बच्चों को इमेज फार्मेशन याद करना पड़ जाता है कि ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो कैसे इमेज ड्रा करेंगे, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा यदि आपको रूल पता है तो। ठीक है, और ये इमेज फार्मेशन बच्चों के बोर्ड में भी आता है बच्चों, मतलब आपके बोर्ड एग्ज़ाम में ये आता है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो यदि आप रूल समझ जाएंगे तो आप इमेज फार्मेशन इजीली कर पाएंगे। आपको याद नहीं करना पड़ेगा कि बुक में कैसे ड्रा है, हूबहू आपको एग्ज़ाम में वैसे ही ड्रा करें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आपको रूल पता है तो आप इमेज फार्मेशन अपने खुद से ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, तो रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग images formed by कौन सा मिरर बच्चों स्फेरिकल मिरर। ठीक है, स्फेरिकल मिरर के द्वारा, स्फेरिकल मिरर दो टाइप का होता है, एक कॉन्केव और दूसरा कॉन्वेक्स। तो यहाँ पर कॉन्केव, ठीक है, इधर लिख लीजिए कॉन्केव, कॉन्केव। ठीक है, और एक तरफ बच्चों क्या हो गया कॉन्वेक्स, इधर हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स। और कॉन्केव कॉन्वेक्स मिरर को डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, डाइवर्जिंग मिरर भी कहा जाता है क्योंकि यह लाइट को डाइवर्ज करता है। ठीक है, और कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है, कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, तो ये जो बच्चों कन्वर्जिंग मिरर है ना या कॉन्केव मिरर जो है, आपको मैंने डिटेल वीडियो में बताया है कि कॉन्केव मिरर कैसा होता है और उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, इसका फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर किधर होता है, तो आप प्रीवियस वीडियो जाके देख लीजिए। ये हमारा एक मिरर हो गया। ठीक है, और पहला रूल क्या है, रूल फर्स्ट ये कहता है बच्चों कि यदि ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया,
एक्स डैश और ये हमारा पोल हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम पोल ले लिए। यदि लाइट को प्रिंसिपल एक्सिस के ऐसे पैरेलल इंसिडेंट कराए तो रिफ्लेक्शन के पश्चात यह लाइट जो है वह कहाँ से जाएगा, पता है, फोकस से, ठीक है। तो आपको इसमें रूल में क्या जानना है, ये जानना है कि इंसिडेंट रे हम कहाँ इंसिडेंट करा रहे हैं तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से होकर जाएगा, ये चीज़ आपको जानना है। और इसमें कुछ 2-3 रूल फिक्स है कि मतलब लाइट यदि पैरेलल इंसिडेंट करेगी तो वह फोकस से ही होकर जाएगी। तो यदि आपको किसी भी मिरर का फोकस यदि आपको फाइंड आउट करना है तो उस पर लाइट को पैरेलल इंसिडेंट कराइए। यदि लाइट पैरेलल इंसिडेंट होगी तो वह कहाँ से, रिफ्लेक्शन के पश्चात वह कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। तो पहला रूल यही है कि कॉन्केव मिरर में लाइट जो है व्हेन अ रे ऑफ लाइट, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्टेड रेस, ठीक है, गोज टू द फोकस ऑफ अ कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर के फोकस से हो जाता हुआ दिखाई देगा या जाएगा, कॉन्केव मिरर के फोकस से होकर जाएगा। और यदि यहीं पर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें बच्चों, तो कॉन्वेक्स मिरर में कुछ इस तरह का होता है। जैसे मान लीजिए कि यह आपका मिरर है कॉन्वेक्स मिरर, तो यदि आप लाइट को इंसिडेंट कराएं यहाँ पर ऐसे पैरेलल, लाइट को यदि आप पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऐसे इंसिडेंट कराएं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन यह क्या होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। लेकिन यह कहाँ से आता हुआ दिखाई देगा, ये अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस, फोकस से ये जाता हुआ दिखाई देगा। ये जो है फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा। इसका फोकस इधर होता है, इसका फोकस फ्रंट में होता है, इसका फोकस बिहाइंड में होता है, तो ये फोकस से जाता हुआ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ फोकस से जाता हुआ दिखाई देगा, इसमें एक्चुअल में फोकस से जाता है। तो ये याद रखिए कि लाइट को पैरेलल इंसिडेंट कराएंगे तो कहाँ से जाएगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वह फोकस से जाएगा, ठीक है। दूसरा रूल ये है, ये तो पहला था। दूसरा रूल ये है बच्चों कि यदि इस लाइट को हम फोकस से इंसिडेंट कराएं, फोकस की ओर इंसिडेंट कराएं या फोकस से होती हुई जाए, जैसे यही मिरर है, इस मिरर में यदि लाइट को हम फोकस से डालें, जैसे ये हमारा फोकस हो गया, ठीक है। तो ये फोकस से जब लाइट को हम इंसिडेंट कराएंगे, इधर कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ये आपका फोकस है। लाइट को यदि फोकस से ऐसे इंसिडेंट कराएं ये, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू दी प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा रिफ्लेक्शन के पश्चात। इंसिडेंट हुआ, रिफ्लेक्शन के पश्चात क्या हो गया, फोकस मतलब पैरेलल हो गया, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो सेम रूल है, उल्टा कर दिया गया। पैरेलल यदि इंसिडेंट कराएंगे तो फोकस से जाएगा, यदि आप फोकस से इंसिडेंट करा रहे हैं तो पैरेलल हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल हो जाएगा। तो जस्ट उल्टा है। इसमें क्या है, इसमें यदि आप लाइट को फोकस की ओर इंडिकेट मतलब इंसिडेंट कराते हैं, जैसे ये हमारा कॉन्केव मिरर है और इस कॉन्केव मिरर में यदि लाइट को आप जो है वो फोकस की ओर इंसिडेंट कराते हैं, इसका फोकस यहाँ है, यदि लाइट को आप ऐसे फोकस की ओर इंसिडेंट कराते हैं ऐसे, ये देखिए ये फोकस की ओर इंसिडेंट हो गया लाइट, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये दो रूल हो गया, एक ही रूल है, उसका अपोजिट है। आप बोल सकते हैं पैरेलल होगा तो फोकस से जाएगा, फोकस की ओर इंसिडेंट करेंगे तो पैरेलल हो जाएगा। तीसरा रूल क्या है, तीसरा रूल ये है बच्चों कि यदि जो है तीसरा रूल, इसको मिटा दीजिए। तीसरा रूल है बच्चों कि यदि लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर हम इंसिडेंट कराएं, तीसरे में यदि लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर ऐसे इंसिडेंट कराएं, जैसे ये हमारा मिरर हो गया, ठीक है। और मिरर में यदि यहाँ हम पोल है, यदि लाइट को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से पे इंसिडेंट कराएं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, या जब लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाए तो वह आफ्टर रिफ्लेक्शन इट फॉलो सेम पाथ, यह सेम पाथ फॉलो करता है बच्चों। जैसे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गया तो यह रिफ्लेक्शन के पश्चात सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वो वापस हो जाए, मतलब ये सेम पाथ पर ही वापस हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर लाइट इंसिडेंट होगी तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही मतलब वापस होगी, इसका रिफ्लेक्टेड रे सेम पाथ पर चला जाएगा। क्यों? क्योंकि यह जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट इंसिडेंट होगी तो जिस पॉइंट पर इंसिडेंट होती है वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो 90 डिग्री का एंगल यदि इस पॉइंट पर बनाया तो हम पढ़े हैं कि यदि कोई भी लाइट परपेंडिकुलर किसी सरफेस पर इंसिडेंट होती है तो वो सेम पाथ फॉलो करते हुए वापस चली जाती है। तो यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है इसलिए सेम पाथ फॉलो करते हुए वापस चली गई, ठीक है। तो ये 3 रूल हो गया। चौथा रूल है कि यदि लाइट को जब हम, इसमें भी सेम होगा, इसी तरह होगा बच्चों, कि यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर लाइट को इंसिडेंट कराएं
लाइट को कहाँ इंसिडेंट कराएं, मान लीजिए कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब लाइट को यदि हम सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर इंसिडेंट करा रहे हैं तो यह सेम पाथ फॉलो करते हुए क्या होगा, वापस चला जाएगा इस तरह से। अब नेक्स्ट जो है ये है कि यदि लाइट को हम पोल पर इंसिडेंट कराएं, लाइट को कहाँ इंसिडेंट कराएं बच्चों, पोल पर। तो पोल पर इंसिडेंट कराएं तो उसका मतलब वो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ से होकर जाएगा। तो ये हमारा मिरर है, इस मिरर में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, यहाँ पे पोल हो गया, ठीक है। लाइट को आप पोल पर ऐसे इंसिडेंट कराएंगे तो ये सेम एंगल बनाते हुए, किसके साथ, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ सेम एंगल बनाते हुए यह रिफ्लेक्ट होगा। तो यह एंगल आई, ये एंगल आर, मतलब जितना एंगल ए होगा उतना ही एंगल बनाते हुए यह रिफ्लेक्ट होगा। तो पोल पर इंसिडेंट कराएंगे तो सेम एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर लाइट इंसिडेंट कराएंगे तो सेम पाथ फॉलो करते हुए वापस हो जाएगा। यदि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट होगा तो फोकस से जाएगा, और फोकस की ओर लाइट इंसिडेंट होगा तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। ये चीज़ आप याद रखिए। इतना यदि आपको याद है तो इमेज तो आप चुटकी में बना लेंगे, उसके लिए आपको कोई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी पर आएगा कि हमारा इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है। तो आई होप आज के लिए जितना भी चीज़ बताया गया वो आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।